स्टूडेंट, आप देख रहे हैं गेज एंड सक्सेस पॉइंट और आज हम कर रहे हैं +1 अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है हमारा मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। तो आज हम ये हमारा 4th लेक्चर है और इसके अंदर जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो हमारे हैं आज सबसे फर्स्ट है इसके अंदर अकाउंटिंग एज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन और एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। यानी कि सोर्स पढ़ेंगे इसके, यूजर्स और इसके क्या क्या हमें बेनिफिट मिलते हैं बिजनेस के अंदर, उन सब के बारे में स्टडी करने जा रही हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है अकाउंटिंग जो है एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, यानी कि एक सोर्स है इंफॉर्मेशन देने का। वो इंफॉर्मेशन दी किसको जाती है? जो बिजनेस से रिलेटेड जो पार्टीज होती है उनको दी जाती है। तो इसमें जो है एज ए सोर्स के तौर पे हम कह सकते हैं कि जो अकाउंटिंग होती है वो होती है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, यानी कि अकाउंटिंग को आप लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी कह सकते हो। लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहने का मतलब है कि बिजनेस के अंदर हम बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं, उनका कुछ रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट को हम कम्युनिकेट करते हैं डिफरेंट पार्टी को। इस कारण से इन्होंने इसको लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहा है, क्योंकि जो भाषा का मेन उद्देश्य क्या होता है? कम्युनिकेशन के साधन के, साधन का मतलब होता है कम्युनिकेशन। तो ये केवल कम्युनिकेशन के साधन के रूप में ही काम करती है। और जो हमारी अकाउंटिंग होती है व्यावसायिक क्रियाओं के परिणाम जो होते हैं, व्यावसायिक क्रियाओं के परिणाम आपको पता ही है कि जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट निकला, लॉस निकला, बैलेंस शीट से व्यवसाय की वित्तीय स्थिति क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट से कैश की पोजीशन क्या है, फंड फ्लो स्टेटमेंट से फंड की पोजीशन क्या है। तो इन सब इंफॉर्मेशन को प्रबंधकों को देती है, जो व्यवसाय को संभालते हैं, कुशलता से चलाते हैं उनको, स्वामियों को जो व्यवसाय के स्वामी होती हैं, विनियोक्ताओं को जो व्यवसाय के स्वामी तो नहीं होते पर व्यवसाय में वो पूंजी लगाते हैं, लेनदार वो होते हैं जो व्यवसाय को उधार माल देते हैं, बैंकर, सरकार, इन सबको कम्युनिकेट करती है। और एक सूचना विधि के रूप में लेखांकन को आप एक ऐसी प्रक्रिया भी कह सकते हैं जो व्यावसायिक सूचनाओं की पहले क्या करती है? पहचान, फिर उनका मेजरमेंट, फिर उनको रिकॉर्डिंग और फिर फाइनल अकाउंट सारांश बनाती है और फिर लास्ट में क्या करती है? इन सूचनाओं कम्युनिकेशन करती है। ये इनमें हित रखने वाले पक्षकार, हित मतलब व्यवसाय से संबंधित जो भी पक्षकार है उन तक पहुंचा देती है। और फिर ये जो भिन्न भिन्न पार्टीज हमने अभी जिक्र किया है, ये अपने अपने उद्देश्य से, फिर जैसे ही इनका जो उद्देश्य है, जैसे जो रुचि रखता है व्यवसाय में, वो उस तरीके से उस इंफॉर्मेशन को लेकर अपना डिसीजन लेते हैं। तो ये था हमारा अकाउंटिंग एज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सेकंड पॉइंट हमारा आता है, इसको मैं आगे अभी इस चैप्टर के अंदर 4-5 पॉइंट आएंगे जो है हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो मैं इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट कहूँगी। कई बार क्वेश्चन में ये 4 नंबर का आ जाता है, तो इसके 2 तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, 2-3 तरीके से आप कह सकते हो। सबसे पहला आता है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ये आ गया। तीसरा आ सकता है कि यूज़र को इनकी आवश्यकता क्या होती है, देयर नीड्स, यानी कि जो व्यवसाय से संबंधित पक्षकार है उनको लेन देन, ये जो सूचना है इसकी आवश्यकता क्यों होती है या किस लिए होती है। 2 तरीके का क्वेश्चन हो गया। थर्ड आ जाता है कि जो पार्टीज़ है जो व्यवसाय में इंटरेस्टेड है वो कौन कौन सी है, पार्टीज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि कौन कौन सी ऐसी पार्टी है जो इंफॉर्मेशन व्यवसाय की लेने के लिए इंटरेस्टेड है। तो इस तरीके से आपके कुल मिला के 3 तरीके के क्वेश्चन ये आ सकते हैं और 4 नंबर 2 नंबर में किसी भी तरीके से आ सकता है। तो इसको हम डिटेल से स्टडी करने जा रहे हैं। तो इसके अगर मोटे मोटे तौर पे देखो तो एक हमारा ये बिजनेस है, इसको हम समझते हैं ये हमारा ए बिजनेस है। अब देखो कोई भी बिजनेस होता है उसकी बिजनेस करने की कोई ना कोई लिमिट होती है, तो ये हमारी लिमिट है, इस एरिया के अंदर बिजनेस कर रहा है, यानी कि ये हमारे बिजनेस की बाउंड्री होगी, यहाँ बिजनेस कर रहा है ए। अब देखो इसके अंदर ही कोई बिजनेस होता है, यानी ए बिजनेस कर रहा है, यहाँ पे बहुत सारे बी सी डी एम्प्लॉय है, ये ओनर हो गया ओ, इस तरह से ये हमारा बिजनेस का नाम है, ये सी हमारा क्या हो गया? मैनेजर हो गया। अगर इसके अंदर ही आपस में एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है
तो उसको हम कहते हैं इंटरनल यूज़र। इन इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने वाले को, जो एक बाउंड्री के अंदर रहकर ही इन्फॉर्मेशन लेते हैं और इनके बेस पे डिसीजन लेते हैं, तो इनको कहते हैं इंटरनल यूज़र। अभी देखो बाहर भी बिजनेस के बहुत सारे ऐसे पक्षकार हैं जिनको क्या ज़रूरत होती है, बिजनेस के इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। तो ये क्या है, ये बाउंड्री से बाहर है, तो इनको कौन से कहेंगे हम, एक्सटर्नल यूज़र। इनको एक्सटर्नल या बाहरी उपयोगकर्ता कहा जाएगा। ये कौन कौन से हो सकते हैं, या आप ये लगा सकते हो, बैंक हो सकता है, क्रेडिटर हो सकते हैं, या गवर्नमेंट हो सकती है। तो इस तरह से ये बहुत सारे कॉम्पिटिटर हो सकता है, या आप ये कह सकते हो कि ये जो है दूसरी और कोई पार्टी है वो हो सकती है। तो इस तरह से इसमें कुल मिलाकर 2 पार्ट में इसके यूज़र्स को आप डिवाइड कर सकते हो। पहला आपका हो गया इंटरनल यूज़र और सेकंड हो गया एक्सटर्नल यूज़र। तो अब हम देखते हैं कि इंटरनल यूज़र जो है, सबसे पहले इंटरनल यूज़र को करते हैं। इंटरनल यूज़र वे व्यक्ति होते हैं जिनका व्यावसायिक संस्था में प्रत्यक्ष डायरेक्ट हित होता है, जैसे स्वामी हो गए और प्रबंधक हो गए। 2 ही होते हैं बेटा, कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि इंटरनल यूज़र को एक्सप्लेन करो, तो इंटरनल यूज़र में केवल 2 ही आएंगे, क्योंकि जो एम्प्लॉय वगैरह आते हैं वो सारे इसके अंडर ही आ जाते हैं, तो इसलिए 2 पार्टी होते हैं, एक ऑनर्स होता है और एक मैनेजर होता है। तो सबसे पहले हम इनमें स्टडी करेंगे ऑनर के बारे में। व्यवसाय के स्वामी व्यवसाय में पूंजी लगाते हैं। अगर वो पूंजी लगाता है तो वो ये भी जानना चाहता है कि उसके व्यवसाय में लाभ कितना हो रहा है और उसके व्यवसाय की स्थिति कैसी है, ये जानना उसकी जिम्मेवारी है, क्योंकि उसने पूंजी लगा रखी है। और साथ के साथ वो ये भी जानना चाहेगा कि उसके लाभ हो रहे हैं तो बढ़ रही हैं या घट रही हैं, या लाभ में वृद्धि हो रही है वो किन कारणों से हो रही है, या ये जानकारी ले सकता है कि व्यवसाय की जो स्थायी संपत्तियां हैं या चालू संपत्तियां उनका मूल्य क्या है। तो उसको इस तरह की सूचना की ज़रूरत होती है। सेकंड आता है जो मैनेजमेंट, प्रबंधक होता है। अब देखो व्यवसाय को प्रबंधक ही चलाता है, सारे डिसीजन प्रबंधक को ही लेने पड़ते हैं और पूरे बिजनेस की सफलता या असफलता की जिम्मेवारी प्रबंधक पर ही है। तो उसको तो बहुत सारे डिसीजन लेने, बहुत सारी इवेंट को कंट्रोल करना होता है, बहुत सारी प्लानिंग करनी होती है। तो ये सारे काम होंगे किसके बेस पे, इन्फॉर्मेशन के बेस पे। तो उसको क्या करना होगा, अच्छी तरह से चलाने के लिए, सुगम संचालन के लिए उसको लेखांकन सूचनाओं की आवश्यकता होगी। और इसकी आवश्यकता की पूर्ति जो है व्यावसायिक संस्था की जो प्रकाशित रिपोर्ट का मतलब होता है जो पब्लिश करती है, कंपनी पब्लिश करती है प्रॉफिट एंड लॉस काउंट और बैलेंस शीट, और एक होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट, वो लिख नहीं रखा। तो ये प्रकाशित रिपोर्ट, इनको प्रकाशित रिपोर्ट कहते हैं। तो इसके द्वारा लेखांकन सूचनाएं उसको मिलती है। और प्रबंधक की बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति तो संस्था के द्वारा अप्रकाशित रिपोर्टों के द्वारा भी होती है। अप्रकाशित रिपोर्ट वो होती है जो कंपनी के अंदर ही होती है, वो कंपनी से बाहर वाली पार्टी को उसका पता नहीं होता, इस कारण से इसको अप्रकाशित कहा जाता है। हाँ, मैनेजर जो है, जो मैनेजमेंट है या मैनेजर है जो पॉलिसी बनाता है, उसको बहुत सारी ऐसी अनपब्लिश्ड रिपोर्ट होती है, उसको उनकी जानकारी होती है, या उसके प्रबंधक की आवश्यकता के लिए इस तरह की रिपोर्ट बार बार तैयार भी की जाती है। तो ये जो होती है हमारी आंतरिक रिपोर्ट भी कह सकते हैं, उनको अप्रकाशित रिपोर्ट है। ये कई प्रकार की सूचनाएं देती है, जैसे वस्तु की लागत में वृद्धि हो रही है या वृद्धि हो रही तो किस गति से हो रही है, वस्तु की लाभप्रदता कैसी है, विक्रय और लाभ में वृद्धि या कमी, भविष्य के विक्रय और लाभ के बारे में अनुमान। तो इस तरह से बहुत सारी उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जिसके बेस पर वो क्या करता है, डिसीजन लेता है। सेकंड आता है हमारा एक्सटर्नल यूज़र। एक्सटर्नल यूज़र वे व्यक्ति या संगठन कह सकते हैं जिनका संस्था के जो प्रबंध है उसमें हिस्सा तो नहीं होता, परंतु जिसका संस्था के वर्तमान और भविष्य में कुछ न कुछ हित जरूर होता है। यहाँ हम कह सकते हैं कि वह संस्था की लेखांकन सूचनाओं के बाहरी उपयोगकर्ता होती है। अब बाहरी उपयोगकर्ता कौन से होते हैं, जो हमने पढ़े थे, विनियोक्ता, क्रेडिटर, ऋणदाता, कर्मचारी, सरकार, अनुसंधानकर्ता और जनता, ये होती हैं। अब देखो ये सूचना किन से लेते हैं,
जो कंपनी की पब्लिश्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट होता है, कंपनी इनको पब्लिश कर देती है और इन सभी को इन्फॉर्म कर देती है या इन तक कम्युनिकेट कर देती है। तो वो इन दोनों चीज़ों को देखकर, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट को देखकर अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ये डिसीजन लेते हैं कि इस बिजनेस से आगे डीलिंग की जाए, बढ़ाई जाए, कम की जाए, जो भी इनके डिसीजन लिया जाता है। इनको हम डिटेल में करते हैं कि ये जो हमने बहुत सारी पार्टीज़ पढ़ी है, इनको एक कंपनी की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है या ये इस इंफॉर्मेशन का क्या यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कि पोटेंशियल इन्वेस्टर। पोटेंशियल इन्वेस्टर आपको बता दूं कि वो होते हैं जिन्होंने व्यवसाय में पूंजी लगा रखी है, यानी कि वो ओनर नहीं होते, बाहर के व्यक्ति होते हैं। जो व्यक्ति किसी व्यवसाय में धन या तो विनियोजित करना चाहते हैं या थोड़ा बहुत लगा रखा है, उन्हें इसके बारे में सोचना चाहिए कि उनके द्वारा जो विनियोजित किया गया धन, यानी कि जो धन उन्होंने इन व्यवसाय में लगा रखा है, क्या उनका सुरक्षित है और उस पर कितनी आय हो रही है। सेकंड आता है शॉर्ट टर्म क्रेडिटर। व्यवसायी संस्था की उधार क्षमता, क्रेडिट वर्थीनेस के विषय में सूचना देती है। अब देखो, जो शॉर्ट टर्म क्रेडिटर होते हैं वो जानना चाहते हैं कि उन्हें देय राशि निर्धारित समय पर चुका दी जाएगी नहीं, या जिससे वो ये निर्णय ले सके कि वह संस्था को आगे उधार की मात्रा में वृद्धि करे या वर्तमान। अब जो शॉर्ट टर्म क्रेडिटर वो होते हैं जो फर्म को उधार में कच्चा माल या उधार में माल देते हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि क्या फर्म हमारा टाइम पे पेमेंट कर देगी, और अगर पोजीशन अच्छी लगती है तो वो ये डिसीजन ले सकते हैं कि इस फर्म के साथ आगे उधार की मात्रा को बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए। इस तरह के डिसीजन ये ले सकते हैं। थर्ड आता है लॉन्ग टर्म क्रेडिटर। वो ये अनुमान लगाना चाहते हैं कि उन्हें देय मूलधन और ब्याज की राशि दे होते ही भुगतान हो जाएगी या नहीं। पहले बता दूं, लॉन्ग टर्म क्रेडिटर वो होते हैं जिन्होंने कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करने के लिए अपनी पूंजी दे रखी है, उधार दे रखा है। तो वो यही चाहेंगे कि उनका एक तो देखो जो पैसा दे रखा है वो सेफ होना चाहिए, दूसरा ब्याज जो है उन्हें ड्यू होते ही मिल जाना चाहिए, और वह संस्था को दिए गए दीर्घकालीन ऋणों की राशि में आगे बढ़ाए या ना बढ़ाए या वर्तमान स्तर पर रखे, इसके बारे में डिसीजन लेते हैं। एम्प्लॉय को एक्सटर्नल में यूज़ की इन्होंने काउंट किया है, तो उनका ये कुछ कारण रहा होगा, इसकी वजह से इन्होंने काउंट किया, मैनेजर के साथ नहीं किया। तो व्यवसाय में कर्मचारियों को उच्च वेतन और बोनस देने की क्षमता या नहीं, ये जानने के लिए कर्मचारी संस्था के लाभ को जानने के इच्छुक होते हैं। देखो, जब कर्मचारी संस्था में काम कर रहा है तो वो ये चाहता है कि उसके जो है अगर फर्म में अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो उसका भी वेतन बढ़े, उसको ज़्यादा बोनस दिया जाए, उसको फैसिलिटी दी जाए। तो इन्होंने इसको थर्ड पार्टी के रूप में काउंट किया है, या हम ये कह दें कि एक्सटर्नल यूज़र में इन्होंने यूज़ किया है। ये वित्तीय विवरणों का प्रयोग करके जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें जो देय राशियाँ हैं, जो विभिन्न देय राशियाँ जैसे प्रोविडेंट फंड की राशि होगी, वो नियमित रूप से अकाउंट में जमा करवाई जा रही है, नहीं करवाई जा रही है। इसके बाद आता है टैक्स अथॉरिटीज़। कर अधिकारी क्या करते हैं, जो टैक्स होता है, आयकर होता है, जीएसटी होता है, उसके कैलकुलेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसी। गवर्नमेंट और उसकी जो प्रतिनिधियों को कराधान या संसाधनों के बंटवारे या अनुदान प्रदान करने की नीतियां बनाने के लिए ज़रूरत होती है। अनुदान होता है सब्सिडी, आपने सुना होगा। तो अगर कोई ऐसी फर्म है जो पब्लिक सार्वजनिक यूज़ के लिए बहुत सेवाएं प्रदान कर रही है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसी जो कंपनीज या एजेंसीज होती है उनको कुछ छूट दे देती है, या फिर उनका टैक्स कम कर देती है, या फिर उनको कुछ सब्सिडी वगैरह प्रदान करने के बारे में नीति बना सकती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो, इन्हें संस्था की क्रियाओं के पर्यावरण पर प्रभाव और संस्था के द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए काम के बारे में सूचना की जरूरत होती है, क्योंकि समाज भी ये चाहेगा ना कि अगर व्यवसाय स्थापित है तो वो पर्यावरण को प्रदूषित ना करे, और दूसरा उसने पर्यावरण सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय कर रखे हैं, कौन कौन से काम कर रखे हैं, ये सूचना उनको चाहिए। इसके बाद आता है पब्लिक। कोई भी संस्था
सामान्य जनता को कई तरह से प्रभावित करती है, जैसे रोजगार प्रदान करना, उस क्षेत्र में कुछ सुविधाएं प्रदान करना, उस क्षेत्र के पूर्तिकर्ता का ग्राहक होना, या सामान्य जनता संस्था की भविष्य की योजनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहती है कि भविष्य में ये कंपनी क्या योजना बना रही है, जैसे रोजगार बढ़ाने के, कोई सुविधा देने के लिए, इस तरह की नीतियों के बारे में जानना चाहती है। लास्ट पॉइंट आता है कॉम्पिटिटर। देखो, एक बिजनेस में अगर आपको स्टे करना है तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। कॉम्पिटिटर जो होते हैं वह संस्था के सुदृढ़ पहलुओं और जो कमजोरियों के विषय है उनके बारे में पता करना चाहती है और उनसे तुलना करके ये सूचनाएं प्राप्त करना चाहती है कि वो जो कंपनियां हमारे से आगे है तो किस कारण से वो आगे है। तो इस तरह से ये हमारी थी एक्सटर्नल पार्टीज़, जो एक फर्म या एक कंपनी के जो रिजल्ट्स होते हैं उनको यूज़ करके अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिसीजन लेती है। इसके बाद आता है नेक्स्ट आता है एक छोटा सा पॉइंट है इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये जो है एक सूचना की विधि है इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो सूचना की विधि के रूप में लेखांकन प्रक्रियाओं द्वारा सूचनाओं को इन्हें प्रयोग करने वाले सभी पक्षकारों को दे दिया जाता है। जो भी ऊपर पक्षकार पढ़े तो इस सिस्टम के द्वारा उनको कम्युनिकेट कर दिए जाते हैं, चाहे वो पक्षकार व्यवसाय के आंतरिक हो और चाहे वो बाहर के हो। ये सूचना इन्हें प्रयोग करने वाले पक्षकारों को निर्णय लेने में सहायता करती है। और सूचनाओं का संवहन मतलब कम्युनिकेशन विभिन्न वित्तीय विवरणों जैसे लाभ हानि खाते, स्थिति विवरण, कोष प्रवाह विवरण और नकदी प्रवाह विवरण आदि के माध्यम से किया जाता है। तो इस तरह से इनका कम्युनिकेशन किया जाता है। एग्जाम्पल दोबारा समझते हैं। उदाहरण के लिए विक्रय प्रबंधक को मासिक डाटा चाहिए या उसको हर सप्ताह के अंदर ये चाहिए कि उसकी विक्रय किस गति से हो रहा है या विक्रय की उसको सूचना की आवश्यकता होती है। जबकि जो हमारे विनियोजक होते हैं, लेनदार होते हैं, उनकी आवश्यकता वार्षिक विवरणों से ही पूरी हो जाती है। तो इस तरह से उनको ये सूचना प्रदान की जाती है और ये जो सूचनाएं है वो इस तरीके से बनाई जाती है ताकि वो अर्थपूर्ण भी हो और समझने में बहुत आसान हो। और इसके लिए बहुत सारे जो हमारी वित्तीय विवरण बनाने की मदद होती है, जैसे अनुपात विश्लेषण, ग्राफ चार्ट, इसके द्वारा बनाकर प्रेजेंट की जाती है। इसके बाद आता है एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। क्या क्या लाभ है? सबसे पहला है हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। ये जो इन्फॉर्मेशन की जो होती है ये प्रबंधकों को कुशलता से अपना व्यवसाय को संचालन करने के लिए बहुत सारी सूचनाएं प्रदान करती है। और इन सूचनाओं का एक मैनेजर को क्या क्या फ़ायदा होता है देखते हैं। हेल्पफुल इन प्लानिंग। देखो, प्रबंधक है उसको अपने बिजनेस को अच्छे ढंग से चलाने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनानी पड़ती है, तो इन योजनाओं के लिए उसको इसकी ज़रूरत होती है। जैसे संस्था की बिक्री घट रही है, बढ़ रही है, उत्पादन की लागत किस गति से बढ़ रही है, आदि आदि, इनके बारे में इसको सूचना चाहिए ताकि जिनके बेस पे ये प्लानिंग कर सके। निर्णय लेने में सहायक, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। व्यवसाय में समय समय पर बहुत तरीके के निर्णय भी लेने पड़ते हैं, जैसे उत्पादित वस्तु का क्या विक्रय मूल्य निर्धारित किया जाए, ग्राहकों को कितनी कटौती दी जाए। तो इस तरह के जो निर्णय लेने हैं उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसी के बेस पे डिसीजन लिए जा सकते हैं। कंट्रोल, हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग। प्रबंधक ये भी चाहते हैं कि लागतें जो हैं एक सीमा के अंदर रहे, कोई भी विभाग अत्यधिक खर्च ना करे। तो अत्यधिक खर्च ना करे उसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा? जो सूचना अगर मिली है उसकी बेस पे ही इनको पता चलेगा कि कौन सा डिपार्टमेंट ज़्यादा खर्चा कर रहा है ताकि उस पर कंट्रोल किया जा सके। सेकंड आता है प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टेमेटिक रिकॉर्ड्स। ये पॉइंट हम 2-3 बार पढ़ चुके, क्योंकि व्यावसायिक सौदे जो होते हैं उनका आकार काफ़ी विस्तृत और जटिल भी होता है और सारे सौदे जो है याद रखने मुश्किल हो जाते हैं। इसलिए जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन होती है उसको तुरंत और नियमित तरीके से लिख देना चाहिए और बाद में इनके सारांश तैयार करें ताकि व्यवसाय की जो गतिविधि है उसका सही सही चित्र पता चल सके। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस। देखो, इंफॉर्मेशन जो इस तरह ये जो इन्फॉर्मेशन है इससे ये भी पता चल जाता है कि व्यवसाय में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। और ये पता कब चलता है? प्रत्येक लेखांकन की समाप्ति पर बनाए गए लाभ हानि खाते से पता
चलेगा, क्योंकि उस अवधि के दौरान हमें पता चल जाएगा कि उस अवधि के दौरान लाभ हुआ है या हानि हुई है, क्योंकि वो 1 साल की लाभ हानि को ही प्रकट करता है। और ऐसी सूचना व्यवसाय के स्वामी और व्यवसाय में हित रखने वाले सभी पक्षों के लिए उपयोगी होती है। फोर्थ आता है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। अब देखो, फाइनेंशियल पोजीशन की भी ज़रूरत होती है। कैसी है वो? ओनर को भी पता होती है, जो प्रबंधक है उसको भी पता होती है, जो और पार्टीज होती है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होती है। तो लेखांकन प्रत्येक लेखांकन अवधि की समाप्ति पर एक बैलेंस शीट बनाकर व्यवसाय की वित्तीय स्थिति की सूचना देता है। और स्थिति विवरण हम बनाते कैसे हैं? एक तरफ तो एसेट्स लिख देते हैं और दूसरी तरफ लायबिलिटी और कैपिटल लिखकर दिखाते हैं। तुलनात्मक अध्ययन इनेबल्स कंपैरेटिव स्टडी। नियमित लेखे व्यवसाय के स्वामियों को 1 वर्ष की लागत, उसके व्यय, विक्रय और लाभ आदि की तुलना दूसरे वर्षों से करने में सहायक होते हैं या कर सकते हैं। इस प्रकार तुलना करने से उनको बहुत सारी उपयोगी सूचनाएं मिलेंगी, जिसके आधार पर वो कुछ विवेकपूर्ण निर्णय ले सके। अगर खर्चा बढ़ रहा है तो उसको कम करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आता है 6th हमारा आता है हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। उचित विधि से रखे गए जो लेखे फर्म के आयकर और जो जीएसटी है उसके कैलकुलेशन में बहुत सहायक होते हैं, और ऐसे लेखों का ऑडिट हो जाने के बाद कर अधिकारी पर भी इस पे विश्वास करते हैं। एविडेंस इन लीगल मैटर्स। उचित विधि से रखे गए लेखे एक प्रमाणिक प्रूफ के तौर पर न्यायालय में पेश किए जाते हैं और न्यायालय भी इन्हें पक्के सबूत के तौर पर स्वीकार करता है। फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। अगर मान लेते हो आप अपना बिजनेस बेचना चाहते हो तो इसके उचित क्रय मूल्य का निर्धारण करने के लिए भी इन सूचनाओं का उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद हेल्पफुल इन रेजिंग लोन। बैंक और जो बहुत सारी अन्य वित्तीय संस्थाएं हैं उनसे ऋण लेते समय भी इन सूचनाओं की जरूरत होती है, और ये संस्थाएं क्या करती है? ऋण स्वीकार करने से पहले फर्म के वित्तीय विवरण, अंतिम खाते, कोष प्रवाह, रोकड़ प्रवाह, इनकी बारीकी से जांच करती है और उसके बाद डिसीजन लेती है कि फर्म को लोन दिया जाए या ना दिया जाए। 10th नंबर पे है हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट। अब पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं तो उनका रिकॉर्ड होना, यानी कि जो भी बिजनेस की एक्टिविटी उनका रिकॉर्ड होना जरूरी है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? लेखांकन रिकॉर्ड, नए साझेदार के प्रवेश, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण, मृत्यु या साझेदारी फर्म के समापन के समय भी बहुत सारी आवश्यक सूचनाएं प्रदान करेगी। और इस सिचुएशन में जो इनकी गुडविल कैलकुलेट की जाती है वो भी इन्हीं लेखों के आधार पर ही की जाएगी। 11th है अशुद्धियों और कपटों को रोकना और पता लगाने में सहायक करना। अगर हम पूर्ण तरीके से और नियम के अनुसार अगर हम लेखे रखते हैं तो एक तो आपकी अशुद्धियाँ कम हो जाएगी ना के बराबर, दूसरा छल कपट नहीं होएगा या हो रहा है वो तुरंत पकड़ में आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे थे एडवांटेज। स्टूडेंट, अगर आपको ये अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।